Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7 National Movement from 1919 to 1934। बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट नेशनल मूवमेंट को जो कब से स्टार्ट हुई 1919 से और कब तक चली 1934 तक चली। ठीक है, इसी में हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, फिर हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे अदर फोर्सेस को भी। तो चैप्टर की शुरुआत होती है गांधी जी की अर्ली लाइफ से। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे गांधी जी की अर्ली लाइफ कैसी थी, बर्थ कहाँ पर हुआ, एजुकेशन कहाँ पर हुआ। फिर हम डिस्कस करेंगे जब गांधी जी प्रैक्टिस करने, जब इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद ये प्रैक्टिस करने साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पर इन्होंने कौन सी एक्टिविटीज़ की। फिर हम देखेंगे कि भाई जो स्ट्रगल फॉर स्वराज था, है ना, हम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें गांधी जी का रोल क्या था। ठीक है, गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था तो उस रोल को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम गांधीयन पाथ को डिस्कस करेंगे, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, स्वदेशी एंड सोशल जस्टिस। सत्याग्रह आप सबको पता है, ये लड़ने का एक नया तरीका था जो गांधी जी ने सोचा था, जिसमें लड़ाई भी नहीं करना है, मारा पीटी भी नहीं करना है और अपनी बात मनवा भी लेनी है। तो सत्याग्रह को हम डिस्कस करेंगे, नॉन वायलेंस अहिंसा को पढ़ेंगे, स्वदेशी को पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई वो कौन से कारण थे जिसके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया, है ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में कैसे आया, खिलाफत मूवमेंट के साथ आया, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि भाई स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन क्यों हुआ। ठीक है, स्वराज पार्टी बनाने वाले थे दास और मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने क्यों स्वराज पार्टी बनाई, क्यों ये कांग्रेस से अलग हुए, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक कमीशन इंडिया आता है जिसके हेड होते हैं साइमन और उनके नाम पे इसे हम क्या कहते हैं, साइमन कमीशन। फिर नेहरू की रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन से रीजंस थे, वो कौन सी कंडीशंस थी, सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। कौन थे इरविन, कौन थे इरविन, जिन्होंने गांधी जी की बातों को नहीं माना। गांधी जी ने जो 11 डिमांड्स रखी थी उन्हें नहीं माना और फिर गांधी जी ने क्या लॉन्च किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इरविन, है ना, मैंने गलती से कुछ और बोल दिया हो तो देख लेना। वो रीजंस पढ़ेंगे, वो सर्कमस्टांसेस पढ़ेंगे जो किसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। तो उस टाइम में जो पोजीशन होल्डर थे वो कौन थे, इरविन। ठीक है, वाइसरॉय कौन थे, इरविन थे। इरविन गांधी जी के 11 डिमांड्स को नहीं मानते हैं और इस वजह से गांधी जी लॉन्च कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। फिर हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 क्या क्या हुआ, रिच पीजेंट्स ने कैसे पार्ट लिया, पुअर पीजेंट्स का क्या सोचना था, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोच रहे थे। देन रिन्यूएबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर हम देखेंगे कि कैसे गांधी जी रीलॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। फिर भाई इतना बड़ा जो मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसका इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस क्या था। भाई सोशलिस्ट पार्टी बनेगी, उसका फॉर्मेशन होगा, वो हम पढ़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टीज़ को हम पढ़ेंगे एंड फाइनली हम देखेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को, जिसमें हम बटुकेश्वर दत्त को पढ़ेंगे, भगत सिंह को पढ़ेंगे और भी बहुत सारे लोगों को। अब हम पढ़ेंगे गांधीज अर्ली लाइफ, गांधी जी के अर्ली लाइफ को हम पढ़ेंगे, उनके शुरुआती जीवन को हम पढ़ेंगे। तो बेटा जो मोहनदास करमचंद गांधी थे वो ग्रेटेस्ट लीडर थे मॉडर्न इंडिया के। क्या मतलब हुआ इसका, आधुनिक भारत के, मॉडर्न इंडिया के महानतम नेता थे, ग्रेटेस्ट लीडर थे कौन, महात्मा गांधी। ही वॉज ऑल्सो अ सेंट, वो एक संत थे और मॉरल रिवोल्यूशनरी थे, नैतिक क्रांतिकारी थे। मतलब इन्होंने लोगों की सोच को बदलने का ट्राई किया। ठीक है, नैतिक रिवोल्यूशनरी थे ये, नैतिक क्रांतिकारी थे। महात्मा जैसे उन्हें नाम दिया गया, गांधी उनका नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था, पर गांधी जी को क्या दिया गया टाइटल, महात्मा। तो महात्मा का मतलब तो क्या होता है, संत। उन्हें महात्मा बोलने का मतलब क्या है, ये ज़रा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मतलब किसी व्यक्ति ने तो उन्हें इस रोल में देखा होगा कि भाई ये संत है, तभी तो उसे टाइटल दिया होगा किसका, महात्मा का। तो महात्मा का मतलब क्या होता है, महाआत्मा। महात्मा का मतलब क्या होता है, महान आत्मा। ठीक है, तो जो नाम गांधी जी को दिया गया महात्मा या महान आत्मा, ये उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। भाई इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इन्हें टाइटल मिला महान आत्मा का। ठीक है,
गांधी जी वो व्यक्ति थे बेटा जो लोगों के साथ एक हो गए। ही वॉज द मैन हु बिकेम वन विद द पीपल, लोगों के साथ एक हो गए, है ना। और ये ऐसे समझते थे दूसरे लोगों को भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब आप दूसरों की तकलीफ़ नहीं समझ सकते तो कुछ ना बोलो। पर गांधी जी को ऐसा कहा गया, मतलब गांधी जी के रिगार्ड में लोगों ने ऐसा कहा कि ये दूसरों के तकलीफ़ को समझते थे, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझते थे, ठीक है। तो गांधी जी के लिए क्या कहा गया कि वो दूसरों के लिए भी ऐसा महसूस करते थे कि भाई ये जो दूसरा व्यक्ति है ये भी मेरी ही बॉडी का पार्ट है, इसके अंदर भी मेरा ही खून है, ठीक है। लोग ऐसा मतलब वो इक्वली इम्पोर्टेंस दूसरों को भी देते थे, दूसरों की परेशानियों को बहुत अच्छे से समझते थे। हु फेल्ट दैट दे आर ऑफ हिज ओन फ्लैश, ये इनके ही मांस से बने हैं, इनके ही खून से बने हैं। तो इसको लिटरल सेंस में से जानो कि वो लोगों की परेशानियों को जानते थे, समझते थे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते थे और ऐसे समझते थे कि ये परेशानियाँ उनकी खुद की हैं। महात्मा बोले तो महान आत्मा। अब बेटा गांधी जी एक ऐसा टॉपिक है, जैसे आप लोग तो संस्कृत शायद पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, हमारे यहाँ तो हिंदी में सीबीएसई बोर्ड में हिंदी में भी महात्मा गांधी है, संस्कृत में भी महात्मा गांधी है, एसएसटी में भी महात्मा गांधी, सोशल साइंस हिस्ट्री में भी महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी की लाइफ के रिगार्ड में हम बहुत कुछ जानते हैं। ये तो जानते ही हैं कि उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में है ना। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जयंती हम मनाते हैं जिस दिन हमें छुट्टी भी मिलती है। तो कोई भूल सकता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। ये भी शायद आपको याद हो, और नहीं याद हो तो याद कर लेना कब हुआ था। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात है। इनके जो पापा थे वो दीवान हुआ करते थे राजकोट स्टेट के। दीवान एक टाइटल था, ठीक है, जो गांधी जी के पापा को मिला हुआ था। दीवानी राइट्स का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया के रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, है ना। तो एक अच्छी खासी पोजीशन थी किसकी? गांधी जी के पापा की। और जब ये स्कूल में थे तो बढ़िया शांत से बच्चे थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत ऑनेस्ट थे। ऐसे एक बार जब हम लोग छोटे थे तो हमने कहानी सुनी थी कि गांधी जी एक बार टेस्ट दे रहे थे, तो एक आध कुछ उन्होंने गलत लिखा होगा तो उनके टीचर ने कहा भी कि तुम चीटिंग कर लो, पर भी गांधी जी ने चीटिंग नहीं की। तो सोचो कितने ईमानदार थे। तो गांधी जी बिल्कुल शांत लड़के थे, मतलब स्कूल के टाइम में अपना काम मेहनत से करते थे, बिल्कुल ऑनेस्ट थे। पर जब इन्होंने स्कूल छोड़ा, जब इनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई, तो इसके बाद ये गए इंग्लैंड। क्या पढ़ने? लॉ पढ़ने। उस टाइम बैरिस्टर लोगों की, मतलब आज भी लॉयर्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लॉयर तो भगवान क्या ही होते हैं, ठीक है। उनकी इंग्लिश, उनकी पर्सनालिटी, उनका नॉलेज बहुत बढ़िया। तो आज भी उनकी वैल्यू है, पहले तो इन लोगों की और वैल्यू हुआ करती थी। तो गांधी जी लॉ पढ़ने जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। वो इंडिया वापस आते हैं 1891 में। अब इंडिया वापस आ गए पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके 1891 में, ठीक है। 1891 में गांधी जी घर आ जाते हैं, है ना। कब आते हैं? जब उनकी मदर की डेथ होती है, उसके बाद वो घर आ जाते हैं, यहीं पर रहते हैं। फिर थोड़े देर टाइम बाद वो मुंबई चले जाते हैं और वहाँ पर जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, लॉ जो इंग्लैंड में पढ़ा था, उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं। गांधी जी 1891 में इंडिया आते हैं। कब आते हैं? जब उनकी मदर की डेथ हुई होती है। थोड़े टाइम वो घर पर रहते हैं, फिर मुंबई चले जाते हैं काय के लिए? प्रैक्टिस के लिए। किस काम के लिए जाते हैं? प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे गांधी जी की एक्टिविटी जो उन्होंने कहाँ पर की? साउथ अफ्रीका में। अच्छा, गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए? तो ऐसे कहा जाता है कि एक केस था, उस केस में कुछ प्रॉब्लम थी, उस केस के रिगार्ड में वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। पहले 1 आध साल मुंबई में रहे और फिर कहाँ पहुँचे? साउथ अफ्रीका पहुँच गए। तो कब पहुँचे? 1893 में। तो कब तक रहे साउथ अफ्रीका में? 1914 तक। तो बेटा एक केस के सिलसिले में गांधी जी पहुँचे अफ्रीका, और फिर कब से कब तक अफ्रीका रहेंगे? वो 1893 से 1914 तक अफ्रीका में रहे, ठीक है। तो अब अफ्रीका में उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या थी, मतलब क्या क्या उन्होंने किया, वो अब हम सब पढ़ेंगे। जी अफ्रीका गए थे एक फर्म का लॉयर बन के, ठीक है। वेयर ही वेंट एज अ लॉयर ऑफ अ फर्म, एक फर्म का लॉयर बन के गांधी जी अफ्रीका गए, ठीक है। कब गए? 1893 में। कब तक रहेंगे? 1914 तक। अच्छा, उन्हें जब तक वो अफ्रीका नहीं गए थे तब तक इस बात का बिल्कुल पता नहीं था
ये बात उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं थी कि अंग्रेज किस तरीके का बिहेवियर करते हैं किसके साथ, इंडियंस के साथ। ठीक है। सो जब तक वो अफ्रीका नहीं पहुंचे थे वो इस फैक्ट से फेमिलियर नहीं थे कि वो इंडियंस जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में सेटल्ड हैं, वर सब्जेक्टेड टू द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट। उनके साथ बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट करते हैं कौन? अंग्रेज, इंग्लिश, ब्रिटिशर्स। उन्हें इस बात का पता नहीं था। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? अपमान करना, अवमानना करना। तो बहुत ही बुरा ट्रीट किया जाता था इंडियंस को। किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। और अच्छा, गांधी जी ये बात देख पाते, सोच पाते, समझ पाते, उसके पहले उन्होंने खुद इसको फील कर लिया। ठीक है। गांधी जी सून फाउंड हिमसेल्फ द टारगेट ऑफ मीनिएस्ट इंसल्ट। अब गांधी जी की खुद की इंसल्ट होगी। आपको वो केस तो पता ही होगा। गांधी जी कहीं से कहीं जा रहे थे साउथ अफ्रीका में, फर्स्ट क्लास का टिकट उनके पास था, फिर भी उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है। क्या बोलकर कि भाई फर्स्ट क्लास में आप ट्रैवल नहीं करोगे, आप शिफ्ट कर लो। गांधी जी मना कर देते हैं, मैं शिफ्ट नहीं करूँगा। तो गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है ना। गांधी मूवी में दिखाया। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी 2-2.5 घंटे की मूवी है गांधी, देखो एक बार। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, पर थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया लग जाता है गांधी जी की लाइफ का। तो गांधी जी जल्दी ही टारगेट बन जाते हैं इंसल्ट का, मीनियस्ट इंसल्ट का। इन नटल एंड ट्रांसवाल, दोनों ही जगह बेचारे को होटल से बाहर फेंक दिया जाता है, ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है, उन्हें इंसल्ट किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें किक किया जाता है। ठीक है। मारना मतलब हाथ से मारना, किक करना मतलब पैरों से मारना। ठीक है। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ। ठीक है, इतना समझ गए कि उन्हें होटल में भी ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करना पड़ा, ट्रेन में भी उन्हें इंसल्ट किया गया, उन्हें मारा गया और इवन किक भी किया गया। जो इंडियंस थे जो अफ्रीका में रहते थे वो बहुत हेल्पलेस थे, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते थे। अच्छा, इंडिया में रहने वाले इंडियंस कौन सा अपने आप को डिफेंड कर पा रहे थे? उनके साथ भी तो अंग्रेज ऐसे ही व्यवहार करते थे ना। तो और समझो कि आप दूसरी कंट्री में बैठे हो जहाँ आपके लोग भी नहीं अपने साथ, तो सोचो कितना बुरा व्यवहार होता होगा। समझ में आ रही है बात? देखो, आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, बहुत सारी ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें अंग्रेज़ों को दिखाया, तो पता ही होगा कि अंग्रेज़ हमारे साथ कैसा बिहेव करते थे। तो अब आप अफ्रीका में हो जहाँ पर तो आपके सपोर्ट के लिए भी कोई नहीं है, एक अनजान जगह है, अनजान कंट्री है, तो सोचो आपके साथ कैसा हो रहा होगा वहाँ पे, बहुत ही बुरा। अच्छा चलो, ह्यूमिलिएशन हो रहा था वो सब तो ठीक था, इंडियंस परेशान थे, पर 1906 में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से आप ये ना समझना कि ये ब्लैक्स की गवर्नमेंट थी, साउथ अफ्रीकन की गवर्नमेंट थी, नहीं नहीं नहीं, ये अंग्रेज़ों की सरकार थी उस टाइम में। जैसे हम अंग्रेज़ों की कॉलोनी थे वैसे ही साउथ अफ्रीका भी किसकी कॉलोनी था? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। तो जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट होती है वो एक न्यू एशियाटिक लॉ पास करती है। ठीक है। जो किसके अगेंस्ट में होता है? इंडियन इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में होता है। इंडियन इमिग्रेंट्स बोले तो वो इंडियंस जो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। कहाँ पर? ट्रांसवाल में। ट्रांसवाल में एक नया कानून आता है 1906 में जिसका नाम है एशियाटिक लॉ, न्यू एशियाटिक लॉ। और इस लॉ को आप कह सकते हैं कि ये अपमानजनक था, डिस्क्रिमिनेटरी था, ह्यूमिलिएटिंग था, भेदभावपूर्ण था। अच्छा, क्या होता था इसके थ्रू? जितने भी इंडियंस वहाँ पर रहते हैं उन सबको हमेशा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में लेके घूमना पड़ता था कि भाई हम अफ्रीका में आए हैं और हम एक रजिस्टर्ड मेंबर हैं। इवन उनके यहाँ वहाँ जाने पे भी रेस्ट्रिक्शंस थी, एरिया डिफाइंड था कि आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते हैं। इवन उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो लेके रख लिए गए थे, उनका प्रॉपर फिज़िकल एग्जामिनेशन हुआ था। मतलब इस तरीके से सेग्रीगेट करने की कोशिश कर दी गई थी इंडियंस को कि भाई आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे, अगर ये सर्टिफिकेट होगा तो ठीक, और नहीं तो होगी आपकी पिटाई। मतलब हमेशा आपको एक सर्टिफिकेट, मतलब एक आईडी कार्ड जैसे लेके घूमना पड़ता था। ये कहाँ पर आया? ट्रांसवाल में आया। कब आया? 1906 में आया। अब गांधी जी को जैसे ये खबर लगी कि ये इंडियंस के अगेंस्ट में ये कर रहे हैं, तो उन्होंने पहला सत्याग्रह कैंपेन, वो भी बड़े लार्ज स्केल पे लॉन्च किया। कहाँ पर? ट्रांसवाल में। ठीक है। 3 बार इसी चक्कर में गांधी जी को जेल में जाना पड़ा, बिहाइंड द प्रिजनर वॉर बार्स, है ना। ये जेल के बार्स हैं, इनके पीछे बेचारे गांधी जी, वो भी कितनी बार? 3 बार। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में।
चलो, वाइल अदर्स डाइड एज मार्टर्स, ठीक है बेटा, कुछ लोग जो शहीद हो गए उसी का प्रोटेस्ट उस टाइम सत्याग्रह करते हुए, ठीक है, और गांधी जी को जेल जाना पड़ा। गांधी जी उसी टाइम में 3 बार जेल गए जब उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया अगेंस्ट दैट एक्ट, और कुछ लोग तो शहीद हो गए। 1914 में जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने घुटने टेके, पर वो भी थोड़े से। द अथॉरिटीज़ हैड बो डाउन अ लिटिल, 3 pound पोल टैक्स विच इंडियंस हैड टू पे वॉज एबलिस्ड। बेटा हर इंडियन को वहाँ पर 3 pound पोल टैक्स देना पड़ता था, पर गांधी जी के सत्याग्रह के बाद उसे एबॉलिश कर दिया गया कि भाई अब उन्हें पोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बेटा आप पोल टैक्स को ऐसे समझ सकते हो कि ये हेड टैक्स था या कैपिटेशन था जो हर लोगों पे लगाया जाता था जो साउथ अफ्रीका में काम करते थे। अब हम पढ़ेंगे गांधी जी के रोल को हमारे स्वराज मूवमेंट में। देखो 1857 से और या उसकी भी पहले से हम लोग कंटिन्यूसली अंग्रेजी हुकूमत से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ रहे थे कि भाई आप हमारी कंट्री से जाओ, हम हमारी कंट्री को खुद मैनेज करेंगे। फिर गांधी जी आते हैं और गांधी जी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस स्वराज स्ट्रगल में। तो अब हम उनके रोल को पढ़ेंगे। जब गांधी जी इंडिया वापस आ जाते हैं, कब वापस आते हैं? अर्ली 1915 में, 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आ जाते हैं, ठीक है। जब तक गांधी जी इंडिया आते हैं इनकी एक अच्छी खासी प्रेस्टीज बन चुकी थी। कैसे बन चुकी थी? क्योंकि साउथ अफ्रीका में इन्होंने जो भी कुछ किया है ना, सत्याग्रह किए, तो यहाँ पर इंडिया पहुँचने के पहले ये एक फेमस लीडर बन चुके थे। तो इसी बीच गांधी जी इंडिया आए, कब आए? 1915 में आए, ठीक है। इसके पहले से क्या चल रहा था? 1914 से वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो जो कहाँ तक चलेगा? 1918 तक चलेगा। गांधी जी 1915 में आए। तो अब गांधी जी से अंग्रेजी सरकार ने बात की कि भाई आप हमारी वर्ल्ड वॉर 1 में मदद करो, हमारा सपोर्ट करो, ठीक है। और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉमिसेस गांधी जी से किए, इंडियन से किए। फिर से ध्यान से सुनो। वाइल आस्किंग फॉर इंडिया सपोर्ट, अंग्रेज इंडिया का सपोर्ट मांग रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू होता है, 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आते हैं और वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होगा 1918 में। तो जब गांधी जी इंडिया वापस आते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है वो गांधी जी का तो सपोर्ट लेती है और बड़े ब्रिलियंट प्रोमिसेस करती है इंडियन से कि भाई अगर हम वर्ल्ड वॉर जीत गए तो तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, आज़ादी दे देंगे, फलाना ढिमका, बहुत सारे प्रॉमिस करती है। और इसी वजह से जो गांधी जी होते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से सेवा करते हैं ब्रिटिश एम्पायर की, बहुत सारी सर्विसेज उन्हें देते हैं एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे यंग इंडियंस को आर्मी में भर्ती कराते हैं। मतलब इंडियंस जो कौन थे, सोल्जर्स थे, इंडियन पीपल थे, उनको गांधी जी से समझाते हैं देखो तुम जाओ लड़ो वर्ल्ड वॉर 1 में, अगर अंग्रेज जीत गए, ब्रिटिशर्स जीत गए तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो गांधी जी होते हैं वो परस्यू करते हैं लोगों को, प्लीज़ बेटा जाओ लड़ो, तुम लड़े, अगर ब्रिटेन जीता तो हमें मिल जाएगी आज़ादी। क्योंकि बहुत ब्रिलियंट प्रॉमिसेस किए थे किसने? अंग्रेज़ों ने। किससे? गांधी जी से, इंडियन से, कि भाई बस वर्ल्ड वॉर 1 में हमें सपोर्ट कर दो, फिर देखो हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कुछ कर देंगे। इंडिया का सपोर्ट उन्हें मिले इसीलिए ये प्रॉमिसेस कर रहे थे, पर एट द एंड ये सारे प्रॉमिसेस फेक निकले। हाँ, गांधी जी ने बेटा हमारे यंग इंडियंस को रिक्रूट कराया आर्मी में, वहीं पर ऐसा नहीं था कि उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं था कि लोगों की सफरिंग्स क्या हैं, लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। मतलब ये है कि वो जहाँ अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 में, उनके लिए बहुत सारा काम कर रहे थे, लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, पर साथ ही साथ उन्हें ये पता था कि इंडिया के डिफरेंट पॉकेट्स में लोग अंग्रेज़ों से बहुत परेशान हैं। 1917 में इन्होंने टीनेंट्स के कॉज को देखा, सुना, समझा और उसके लिए कुछ करने का सोचा। और ये टीनेंट्स कौन थे? ये इंडिगो प्लांटर्स थे। इंडिगो बोले तो नील। अब ये नील की बड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा। नील वही आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, है ना, इससे ब्लू, डार्क ब्लू कलर वो लोग बनाते थे, रॉयल नेवी कलर बनाते थे। अच्छा, इंडिगो की एक प्रॉब्लम है कि इंडिगो जिस ज़मीन पे आप कल्टीवेट कर दोगे 1 साल 2 साल के लिए, उसके बाद उस सॉइल की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो इंडिगो की रूट्स होती हैं वो बहुत गहराई तक जाके सारे न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर उस सॉइल के ऊपर आप राइस, व्हीट तो कल्टीवेट कर ही नहीं सकते। तो जो इंडिगो प्लांटर्स थे, पहला तो उनका ये कहना था कि भाई हमें उतना प्रॉपर दाम नहीं मिलता, दूसरी बात हमारी ज़मीनें बंजर बनती जा रही हैं, तो हम तो बिल्कुल भी इस नील को
बोना नहीं चाहते हैं, कल्टीवेट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए ये परेशान थे और गांधी जी इनकी परेशानी को समझते हैं और इनकी सपोर्ट के लिए आते हैं। अच्छा, ये इंडिगो प्लांटर्स कहाँ के होते हैं? बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट के? चंपारण। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पर है? बिहार में। वहाँ के इंडिगो प्लांटर्स बड़े दुखी थे, नाराज़ थे, परेशान थे, तो उनको हेल्प करने आएंगे अब कौन? गांधी जी। पर एक कैंपेन लॉन्च किया जाएगा किसके अगेंस्ट में? इंग्लिश इंडिगो प्लांटर्स। बेटे जितने भी प्लांटर्स थे जो बिहार में इंडिगो को कल्टीवेट करा रहे थे, इंडिगो की खेती करवा रहे थे, वो सारे अंग्रेज थे, तो इनके अगेंस्ट में एक कैंपेन लॉन्च किया गया और इस कैंपेन में गांधी जी जीते। अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। यहाँ पर गांधी जी सत्याग्रह का यूज़ करते हैं। जो कैंपेन था वो पहली विक्ट्री थी इंडिया के लिए एज क्या कि भाई एक मोड जिसका नाम है सत्याग्रह है, जहाँ पर हम वायलेंस नहीं करते, उसका यूज़ करके भी हम जीत सकते हैं। और पहली विक्ट्री इस चीज़ की हमें मिली थी अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स, चंपारण, बिहार में। तो ये जो कैंपेन था वो मार्क था, माइलस्टोन था फर्स्ट विक्ट्री का जो इंडियंस को मिली, इंडिया में मिली, ऑफ द वेपन ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह से पहली बार हमने जीता, ठीक है, किस एरिया में? चंपारण अगेंस्ट में, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में। ये सेंटेंस मैंने प्रॉपर हिंदी में फ्रेम नहीं किया, मुझे ऐसे लग रहा है समझ नहीं पाओगे आप लोग, पर इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर हम पहली बार जीते किस मोड को यूज़ करके? सत्याग्रह वाले मोड को यूज़ करके। सत्याग्रह को हमने वेपन की तरह, हथियार की तरह यूज़ किया और हम जीत गए। और ये जो न्यू मेथड थी, न्यू वेपन था सत्याग्रह, ऐसे डिवाइस करने वाले थे कौन? गांधी जी। सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये आइडिया किसका था? गांधी जी का था। लेटर ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ पीजेंट्स इन गुजरात, और बाद में वो गुजरात के किसानों के लिए भी लड़े और वहाँ पर भी वेपन कौन सा ही था? सत्याग्रह। क्लियर है इतनी चीज़ें? गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह कहाँ किया? गुजरात में किया। किसको हेल्प करने के लिए? पीजेंट्स को। वहाँ के किसानों की प्रॉब्लम ये थी कि उनकी क्रॉप हो गई थी उस साल फेल, ठीक है, मतलब जब हम खेत में कोई भी चीज़ ग्रो करते हैं, अगर वो ग्रो हो जाती है तो हम उसको हार्वेस्ट करके फिर पैसा लेके रेवेन्यू पे कर देते हैं, है ना, उसके बदले में। पर अब क्रॉप ही फेल कर जाए तो हम रेवेन्यू मतलब टैक्स कैसे पे कर पाएंगे? तो वहाँ के जो किसान थे वो बस इतना बोल रहे थे कि भाई इस साल हम लैंड टैक्स नहीं पे कर पाएंगे क्योंकि हमारी क्रॉप फेल हो गई। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो गांधी जी वहाँ पर भी सत्याग्रह करते हैं और गुजरात के पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं। आप ही बताओ कि सही बात है ना, अगर उसके पास खुद पैसा होगा तो वो तो टैक्स भर देंगे, पर उनकी तो क्रॉप खुद ही फेल हुई पड़ी थी। चलो अब हम पढ़ेंगे सत्याग्रह ऑफ 1919। 1919 में क्या हुआ? गांधी जी एक्टिव पार्टिसिपेशन लेने लगे नेशनल मूवमेंट में। उन्होंने अपोज किया रोल एक्ट को। रोल एक्ट हरीडली पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेचर ने, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेचर ने रोल एक्ट पास कर दिया। अच्छा हुआ क्या था? देखो, अंग्रेज जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम के टाइम हमसे मदद मांग रहे थे तो क्या कह रहे थे? भैया हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम लोग हो सकता है आज़ादी दे दें, ये दे दें, वो दे दें। अब अंग्रेज 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है तो जीत तो जाते हैं, पर उनके इतने लॉसेस होते हैं कि वो अंग्रेज इंडियंस को कोई भी कंसेशन देने के लिए रेडी नहीं होते। तो उनको लगा कि यार ये लोग हमसे बहस करें, इससे पहले इनका मुंह बंद कर दो, तो वो लोग ले आते हैं रोल एक्ट। अब रोल एक्ट में 2 ईयर्स तक आपको जेल में रखा जाएगा और कोई ट्रायल भी नहीं होगा अगर आप किसी केस में फंस गए तो। अभी क्या होता है बेटा, अगर आप किसी केस में फंसे तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं, फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है भाई इसको जेल में रखना है कि नहीं रखना है। पर रोल एक्ट के टाइम अंग्रेजों ने क्या कर दिया, भाई अगर तुम पकड़े गए तो 2 साल तुम जेल में ही रहोगे, 2 साल बाद ही तुम्हारा होगा ट्रायल। इसको हिंदी में बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो कोर्ट सुन लो कि भाई रोल एक्ट के लिए क्या कहा गया। तो रोल एक्ट के लिए कहा गया था बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून, क्योंकि 2 साल तो आपको जेल में रहना ही है अगर आप एक बार पकड़े गए तो, है ना। 2 साल बाद आप मजिस्ट्रेट के पास जाओगे। इसीलिए इस 2 ईयर्स के प्रोविज़न के लिए ही जो हमारे गांधी जी होते हैं वो कहते हैं कि रोल एक्ट काला कानून है, ठीक है। So, Roll Act Bill which endangered the life, liberty and property of the people.
ही आस्क्ड पीपल टू डू सत्याग्रह अगेंस्ट सच ऑपरेसिव लॉ। गांधी जी रोलाक्ट एक्ट को क्या कहते हैं? काला कानून, अनजस्ट लॉ। तो गांधी जी अपील करते हैं सारे लोगों से कि भाई इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट में हम सबको सत्याग्रह करना चाहिए। फिर से सुनो, एक बार अगर आप गिरफ्तार हुए, आपको 2 साल तक मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया जाएगा। मतलब 2 साल तो आप जेल में ही होंगे और उसके बाद तय करेंगे आपको जेल में रहना है कि छोड़ा जाएगा। तो समझ में आ रही है बात? 24 घंटे के अंदर आपको ले जाना चाहिए मजिस्ट्रेट के पास, पर 2 साल बाद ले जाया जा रहा है, तो इसे क्या कहा गया? काला कानून। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कब स्टार्ट होगा? 1920 में। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो जाती है और इससे पूरा हिंदुस्तान बहुत गुस्से में आ जाता है। गांधी जी, अच्छा पहले जलियांवाला बाग थोड़ा सा सुन लो। जलियांवाला बाग वैसे तो आप सबको पता ही होगा, फिर भी सुन लो जिन लोगों को नहीं पता है, कि जब रोलाक्ट एक्ट पास हो जाता है, ये लोग गांधी जी के सपोर्ट में आ जाते हैं और रोलाक्ट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह करने लगते हैं। तो जो जनरल डायर थे वो मार्शल लॉ लगा देते हैं। मार्शल लॉ में ये होता है कि आप कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। पर बैसाखी थी और कुछ लोग किसी बात के डिस्कशन के लिए कहाँ पर पहुँचे थे? जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। कौन? हमारे आर्मी वाले भाई। अब हमारे क्यों बोला मैंने? क्योंकि उसमें गुरखा रेजिमेंट होते हैं, उसमें पठान्स होते हैं। वो कौन थे? दोनों इंडियंस ही थे, है ना? तो वही लोग हमारे लोगों पे गोली चला देते और हमारे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, उससे पूरा के पूरा कंट्री बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। गांधी जी कह रहे हैं कि अब हम ब्रिटिश रूल के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, है ना, कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी कॉपरेशन नहीं करेंगे। गांधी जी एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है हिंद स्वराज, और उस हिंद स्वराज बुक में गांधी जी लिखते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर पाए, क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी वजह है कि हम ब्रिटिशर्स को हर स्टेज में सपोर्ट करते रहे। तो अब गांधी जी यहाँ बोल रहे हैं कि अब हम अंग्रेज़ों को कॉपरेट नहीं करेंगे। गांधी नाउ स्टूड फॉर नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गांधी जी अब लोगों से भी अपील करें, खुद भी कह रहे हैं कि भाई अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे। इवन उन्होंने मुस्लिम के कॉज को भी ध्यान में रखा, उसके लिए भी बात की। देखो वर्ल्ड वॉर 1 1918 में जैसे ही ख़त्म होता है तो ऑटोमन एम्पायर भी हारता है। जैसे जर्मनी हारता है, ऑटोमन एम्पायर भी हारता है। तो ऑटोमन एम्पायर के साथ जो पीस ट्रीटी साइन कराई जा रही थी वो बहुत ही हराशिंग थी, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थी। वहाँ पर जो खलीफा होता है, जिसको इंग्लिश में कैलिफ बोलते हैं, उसकी पावर को ख़त्म किया जा रहा था। अच्छा, खलीफा कौन है? पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम रहते हैं ना बेटा, उनका स्पिरिचुअल लीडर। तो खलीफा की पावर को ख़त्म कर रहे थे कौन? अंग्रेज। तो यहाँ पर गांधी जी को दिखती है अपॉर्चुनिटी कि भाई हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाया जा सकता है। हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, मुस्लिम लोग खिलाफत मूवमेंट करेंगे इन सपोर्ट ऑफ खलीफा। तो उन्होंने मुस्लिम्स के कॉज को भी ध्यान में रखा और स्टार्ट किया खिलाफत मूवमेंट के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। कब? 1920 में। गांधी जी को अपॉर्चुनिटी थी कि गांधी जी को लगा कि भाई हमें साथ में मूवमेंट करना चाहिए। अदरवाइज जो खिलाफत मूवमेंट था वो तो अगस्त 1920 में स्टार्ट हो चुका था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट अब साथ साथ में चलेंगी, ठीक है। पर यहाँ पर भी एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो गड़बड़ होती है कहाँ पर? चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पर है? यूपी। यूपी के गोरखपुर के चौरी चौरा में एक वॉयलेंट क्लैश हो जाता है, एक वॉयलेंट इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, जो गांधी जी के लिए बड़े शौक का कारण बनता है ना। ये लोग जो सत्याग्रही होते हैं थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं और उसमें 22 अंग्रेज़ों की या 22 लोगों की डेथ हो जाती है। तो अब गांधी जी को लगता है यार कि ये तो गलत हो गया। बेटा 22 ब्रिटिश पुलिसमैन की डेथ होती है चौरी चौरा में, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट में, चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, उसमें 22 ब्रिटिश पुलिसमैन की हो जाती है डेथ, ठीक है। अब यहाँ गांधी जी बड़े सदमे में आ जाते हैं, भाई मैं तो नॉन वायलेंस की बात करता हूँ, ठीक है, और ये क्या हो गया। और एट हिज सजेशन, और गांधी जी के सजेशन पे जो कांग्रेस है वो पूरे के पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर देती है। सस्पेंडेड द लॉ ब्रेकिंग पार्ट ऑफ द मूवमेंट।
पूरे के पूरे मूवमेंट को सस्पेंड नहीं, उसके सिर्फ जो लॉ ब्रेकिंग पार्ट था उसको सस्पेंड करती है। एट हिज सजेशन, गांधी जी के सजेशन पे जो कांग्रेस होती है वो सस्पेंड कर देती है सस्पेंड कर देती है किसको? द लॉ ब्रेकिंग पार्ट ऑफ द मूवमेंट। मूवमेंट का वो पार्ट जहाँ पर लॉ ब्रेक किए जा रहे थे, कानूनों को तोड़ा जा रहा था, उसे क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। 10 मार्च 1922 को 10 मार्च 1922 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट स्टार्ट करने वाले गांधी जी, तो अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस मूवमेंट में कुछ भी बुरा होने की, वो किसकी? गांधी जी की। और गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कब आएगी बेटा? 1930 में। अभी हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमें अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करना था। अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, जहाँ पर हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट तो नहीं करेंगे बेटा, पर साथ ही साथ हम जितने भी अनजस्ट लॉज होंगे, अंग्रेजों के बनाए हुए जो नियम होंगे, उन्हें भी तोड़ेंगे। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर आपको डिसओबे भी करना है, डिसओबे भी करना है और कोऑपरेट भी नहीं करना है। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी। दांडी एक कोस्टल एरिया होता है जहाँ गांधी जी पहुँचते हैं और नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। दांडी में पहुँचकर गांधी जी ने खुद सॉल्ट बनाया और सॉल्ट बना के सॉल्ट लॉ को क्या किया? ब्रेक किया। नहीं तो सॉल्ट बनाने के जो मोनोपोली थी वो किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास ही थी, कि इंडिया में अगर नमक बनेगा तो वो बनाएंगे ब्रिटिशर्स, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, फिर हमको बेचेंगे। तो गांधी जी ने कहा भैया ये एक ऐसी कमोडिटी है जो गरीब अमीर दोनों कंज्यूम करते हैं, हमारे नेचर ने फ्री में हमको दिया है, एक तो तुम बना रहे हो, बना के उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो, गलत बात है। पर वो अंग्रेज सुनते नहीं है, तो गांधी जी खुद हिस्टोरिक मार्च करते हैं साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक। दांडी एक कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया आपको पता है समुद्र का किनारा, वहाँ पर गांधी जी नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। देन रिन्यूअल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932। फेमस इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है कब? 1931 में। अच्छा सुनो, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के पहले इरविन को 11 डिमांड लिख के देते हैं। इरविन वो 11 डिमांड को नहीं मानते हैं, तो गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। पर गांधी जी देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो भी इफेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है, उसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को जेलों में, लाखों लोगों को जेलों में भर देती है ना। अब्दुल गफर खान को जेल में डाल देती है, और गांधी जी को भी पकड़ लिया जाता है, मतलब गांधी जी भी जेल में होते हैं, अब्दुल गफर खान भी जेल में होते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी देखते हैं यार ये तो अलग ही टर्न ले रहा है मूवमेंट, तो बूढ़ों को, बच्चों को सब में जेल में डाल दिया जाता है। तो गांधी जी इरविन के साथ में पैक्ट करने को रेडी हो जाते हैं। इरविन यहाँ पर बोल देता है मैं सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, सारे लोगों को रिलीज़ कर दूंगा, और गांधी जी कहते हैं ठीक है चलो मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट ले लूँगा। और यहीं पे इन दो बातों पे समझौता होता है और गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। कब होता है? 1931 में। ठीक है, और गांधी जी मान जाते हैं कि भाई मैं सस्पेंड कर दूंगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डेलिब्रेशन के लिए रेडी हूँ, वहाँ पर जाके मैं अपनी बातें रखूँगा, आपकी बातें सुनूंगा। ठीक है। 7 नवंबर टू 1 दिसंबर 1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 नवंबर से कब तक चलेगी बेटा? 1 दिसंबर तक चलेगी। गांधी जी जाते हैं इंग्लैंड, इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेते हैं, पर उन्हें कुछ भी अच्छा मिलता नहीं है, बहुत ही डिसअपॉइंट होकर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब कांग्रेस फिर से कोशिश करती है कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से स्टार्ट करें। पर मुझे एक बात बताओ बेटा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की विड्रॉ कर दी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की विड्रॉ कर दी, अगर आप लोग होते जहाँ 2-2 4-4 महीने आपको बिठाला जाता, आपके ऊपर लाठी चार्ज होता, आप बेचारे परेशान होते, अपना काम धंधा छोड़ के बैठे रहते, और गांधी जी एक दिन उस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते, तो आपको कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता ना। और फिर अचानक से गांधी जी दूसरे दिन कांग्रेस फिर बोलती चलो फिर से मूवमेंट करें, तो आप जाते क्या? नहीं जाते। और ऐसे ही हुआ जब प्री लॉन्च हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बहुत सारे लोगों ने तो पार्ट लिया ही नहीं, ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स रहा लोगों का इसके टूवर्ड्स। फिर गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट, डिप्रेस्ड क्लासेस को, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को भी क्या दे दिया था? जी का ये कहना था कि भाई मुस्लिम्स को आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक
थोड़ा सा एक ऐसा एरिया जहाँ पर वो रह रहे हैं, मतलब हम उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम रह रहे हैं। सिखों को दिया तो सिख पंजाब में रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं, उनको भी आप दे सकते हो। पर भाई SC ST जो पूरे इंडिया में है ना, फिर ऐसे तो हमारे यूनिफिकेशन का प्रोसेस ही स्लो डाउन हो जाएगा। आप शेड्यूल ट्राइब को कैसे सेपरेट इलेक्टोरेट दे सकते हो? तो गांधी जी इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। 28 सितंबर को वो फास्ट पे चले जाते हैं और कहते हैं मैं तब तक फास्ट रखे रहूँगा जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, अगर डिप्रेस क्लासेस को आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया तो। और इसके बाद BR अम्बेडकर, गांधी जी साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और पूना पैक्ट साइन होता है। गांधी जी अपने उपास को छोड़ देते हैं, मतलब खाना पीना खाने लगते हैं 26 सितंबर को। और ये जो पूरा मूवमेंट होता है वो सस्पेंड हो जाता है, मतलब जो प्रोटेस्ट चल रहा होता है वो प्रोटेस्ट पूरी तरह सस्पेंड हो जाता है। कब? 26 सितंबर को। BR अम्बेडकर इस बात के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, पर गांधी जी के फास्ट के आगे उनकी नहीं चली, उन्हें घुटने टेकने पड़े। अब हम लेटर इवेंट्स को पढ़ेंगे। 1940 में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया। ये मूवमेंट 1941 तक चला, पर फिर हम लोगों ने क्रिप्स मिशन, एक चैप्टर में पूरा क्रिप्स मिशन पढ़ा है, तो अगर आपने वो वाला चैप्टर देखा है तो क्रिप्स मिशन इंडिया आएगा, पर वो भी कुछ खासा नहीं कर पाएगा, मतलब फेल हो जाएगा। तो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होगी वो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास करेगी। गांधी जी और जो प्रोमिनेंट लीडर होंगे उन्हें 9 अगस्त 1942 को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट होगी वो ऑल इन ऑल एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ हमारी कंट्री को देगी। मतलब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया। क्विट इंडिया बोले तो भारत छोड़ो आंदोलन, नाम ही इतना अच्छा है, भारत छोड़ो आंदोलन। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पूरी कंट्री इसमें पार्ट ले रही थी। अच्छा, यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार बोल दिया था कि भाई हम जेल वेल चले जाएं तो हमारा इंतज़ार मत करना कि हम क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, तुम्हें जिस तरीके से ये मूवमेंट करना उस तरीके से करना, पर चुपचाप मत बैठना। और यहीं पे गांधी जी डू और डाई का नारा देंगे, करो या मरो का नारा देंगे। लोगों ने भी सुना होगा ना, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी को छोड़ दिया गया कब? 6 मई 1944 को। वो जो गिरफ्तार हुए थे गांधी जी ना, उसके बाद गांधी जी को कब छोड़ दिया गया? 1944 में। देखो यहाँ पर गिरफ्तार हुए थे गांधी एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर। दूसरे जो प्रोमिनेंट लीडर थे गांधी जी थे, ये कब गिरफ्तार हुए? 9 अगस्त 1942 को। छोड़ दिया गया कब? 2 साल बाद, 6 मई 1944 को। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस होता है 1945 का, और वो भी फेल कर जाता है। कांग्रेस में भी बड़े बड़े तुर्रम खान बैठे थे, मुस्लिम लीग में तो खान्स बैठे ही थे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, किसी एक बात पे हाँ बोलने को तैयार नहीं। तो मतलब अच्छी खासी परेशानी कांग्रेस और लीग के बीच में आ गई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे जिनको रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बेटा शिमला कॉन्फ्रेंस का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। बेटा 1946 में हम देख रहे हैं कि कम्युनल सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। जगह जगह वॉर होने लगते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में। अगर आपने गदर मूवी देखी होगी फर्स्ट वाली, तो आपको पता होगा कि सिख मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम हो, सबके बीच में खून खराबा चल रहा है, मारपीट चल रही है, मारकाट चल रही है। नौखली में जब रायट्स हुए तो गांधी जी गए कि भाई कम्युनल हार्मनी को रिस्टोर किया जाए, ठीक है। पर देखो कुछ होना पॉसिबल लग नहीं रहा था। गांधी जी ने अपना काम किया। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए, और फिर भयंकर तरीके से रायट्स हुए, दंगे हुए बंगाल में और पंजाब में। पंजाब के दंगे दिखाए हैं किस मूवी में? गदर में। तो आप लोगों को अगर देखना हो तो थोड़ा सा सीन देखना, थोड़ी सी क्लिपिंग्स उसकी देखना, तो एक आइडिया लगेगा कि भाई क्या हो रहा था उस टाइम में। पर गांधी जी एक बार फिर जादू कर देते हैं और कम्युनल हार्मनी वापस ले आते हैं। कोलकाता में बाय फास्टिंग गांधी जी उपवास रखते हैं और कम्युनल हार्मनी वहाँ पर वापस आती है। 30 जनवरी 1948 को एक फैनेटिक शॉट होता है हमारे बिलव्ड बापू पे। सबको ही पता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के ऊपर गोलियां चला दी थी। द फादर ऑफ द नेशन, बिलव्ड बापू, इनको गोली मार देते हैं विथ राम नाम, राम का नाम लेते हुए। गांधी जी जब गांधी जी की डेथ हो रही थी, गांधी जी कोलैप्स कर रहे थे, मतलब वो गोली लगने के बाद एकदम तो हम नहीं मरते ना, कुछ कुछ कहते हुए मरते हैं। तो गांधी जी जब मर रहे थे तो उस टाइम उनके मुंह पर राम नाम था,
और हो जाती है गांधी जी की डेथ। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। अच्छा, हम लोग पार्ट 2 में यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।